एक मेरे पास पुस्तक भेजी है चाणक्य तिवारी, पुस्तक का नाम है चपटो गोला। बहुत सारे अच्छे चित्र दिए हैं, बहुत अच्छी पुस्तक की डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा कागज है, लेकिन दासता का चिन्ह पूरा उनके दास बने हैं, उनके लिंक दिए उन्होंने। ऐसा क्या उन्होंने, तुमने क्या? नमस्कार। तो आज से करीबन 10 दिन पहले मैंने अपनी पुस्तक चपटो गोला को आचार्य अग्निव्रत को भेजा था, और मुझे ये पता था कि आचार्य अग्निव्रत इस पुस्तक के अंदर जो विचार हैं उनको सहज रूप से स्वीकार करने में असमर्थ होंगे। इस बात का मुझे ज्ञान था, और इसी कारण से जब मैंने उनको यह पुस्तक भेजी तो पार्सल के ऊपर मैंने उनके जो शिष्य हैं विशाल आर्य जी का नाम सबसे प्रथम रखा, उसके बाद ही आचार्य अग्निव्रत का नाम रखा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विशाल आर्य जी क्योंकि आचार्य अग्निव्रत जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उनके पास आए हैं, और उनका स्वयं का वो विचार नहीं है। जो वैदिक रश्मि थ्योरी है वो विशाल आर्य जी की स्वयं की नहीं है, वो उसके ऊपर जो अनुसंधान है वो तो मुख्य रूप से आचार्य अग्निव्रत ने किया है और कई वर्षों लगाकर किया है। तो इस कारण से अपनी इतने वर्षों की जो मेहनत है, 10-15 वर्ष किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में लगाए हों, तो वो एकदम से धराशायी हो जाना कोई भी व्यक्ति सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे तो वो मुख्य धारा के विज्ञान के विद्यार्थी हों जो पीएचडी करते हैं, या फिर वो आचार्य अग्निव्रत ही क्यों ना हो। ये तो एक प्रमुख बैकग्राउंड मैंने आपको बताया इस संदर्भ में। ये जो मुख्य इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि भाई जब मैंने पुस्तक आचार्य अग्निव्रत जी को भेजी तो उन्होंने इसके रिएक्शन में एक वीडियो बनाया करीब 28 मिनट का। उस वीडियो के अंदर उन्होंने कई सारे आरोप भी मेरे ऊपर लगाए, और इन जनरल चपटी पृथ्वी मानने वाले सभी लोगों के ऊपर आरोप लगाए। तो उन सभी आरोपों को हम एक एक करके सुनेंगे और उन सभी का खंडन करेंगे, और जितने भी श्रोतागण अभी सुन रहे हैं मैं उन सभी से आशा रखूंगा कि आप जो है एक रेफरी की भांति देखें इस पूरी चीज को, इस पूरे वीडियो को। किसी के भी पक्ष या विपक्ष के दृष्टिकोण से इसे आप ना देखें, सत्य की खोज और सत्य के समर्थन की दृष्टि से इस वीडियो को आप देखें, आप सभी को अवश्य लाभ होगा। चलिए उनके पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक और तो हम आधुनिक विज्ञान के अंधभक्त हैं, और दूसरी मुझे लगता है कि यूरोप अमेरिका आदि देशों में एक ऐसा समूह सक्रिय है जो हमें बाइबल की ओर आकृष्ट कर रहा है, जो हमें उस युग में ले जाना चाहता है जब पॉप का युग था, जिस समय गैलीलियो को सजा दी गई थी, ब्रूनो को जिंदा जलाया गया था, उस युग में ले जाना चाहता है। और दोनों ही हमें चपटो बोले वाले तो नितांत मूर्ख बना है, दोनों ही हमें बाइबल क्यों ले, दोनों ही बाइबल के भक्त हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो भी बाइबल को छोड़ने वाले नहीं। तो पहला आरोप जो आचार्य अग्निव्रत जी ने हमारे ऊपर लगाया है वो ये है कि भाई हम लोगों का ध्यान बाइबल की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, और इस कारण से हम चपटी पृथ्वी या चपटो गोला का प्रचार कर रहे हैं। तो ये आरोप जो है सफ़ेद झूठ है, इसका खंडन मैं भी आपको करके बताता हूँ। ये मेरी पुस्तक है चपटो गोला। तो इसका जो पहला पेज है, प्रथम पेज पर ही आपको वैदिक मंत्र नज़र आ जाएंगे, ओम नज़र आ जाएगा। पहला इस पुस्तक का जो पहला वर्ड है, पहला शब्द है, वो ही वैदिक है, ओम। और तीसरी लाइन में आपको श्री वेदाय नमः ये भी नज़र आ जाएगा तीसरी लाइन में ही। और ये आरोप हम पे लगा रहे हैं आचार्य जी कि हम जो है बाइबल की तरफ लोगों को आकृष्ट करना चाहते हैं। रुकिए अभी आपको इसका एक और सबूत देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या लिखा है इधर, मैंने लिखा है इस मार्ग पर 2 सालों तक चलने के बाद एक मील के पत्थर के रूप में सन 2021 की महाशिवरात्रि को, यहाँ भी मैंने महाशिवरात्रि का जिक्र किया जो कि क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते हैं, को
पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और साथ ही उनको ये भी पता लगा कि ये कैसे एक मूलभूत आवश्यकता है वैदिक सिद्धांत। ये देखिए, वैदिक सिद्धांत को संपूर्णता में समझने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने वैदिक सिद्धांत की तरफ ही बल दिया है। ठीक है, अभी आपको और सबूत देता हूँ, रुकिए। यहाँ पे एक सिर्फ इस पूरी पुस्तक के अंदर मैंने बाइबल का सिर्फ एक पन्ने में जिक्र करा है, वो भी लोगों को इतना बताने के लिए कि भाई बाइबल के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ ये बताने के लिए। पृथ्वी चपटी है, इसका आधार बाइबल है, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलता। मैं तो सिर्फ यह बोल रहा था कि भाई पृथ्वी चपटी है और बाइबल के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है। बाइबल को आधार मानते हुए मैं पृथ्वी की चपटी इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जब डोम का जिक्र आता है तो सिर्फ एक बार मैंने बाइबल का जिक्र किया है इसमें। ये देखिए, सिर्फ एक बार एक पॉइंट के अंदर बाइबल का जिक्र किया है, और इसी पॉइंट के ऊपर मैंने जो है तीसरे पॉइंट में गीता प्रेस गोरखपुर की प्रकाशित योग वशिष्ठ ग्रंथ का भी जिक्र किया है, जिसको आचार्य अग्निव्रत ने नहीं बताया। और इसी के आगे जो है ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप में, इसके अंदर देखिए मैंने दक्षिण भारत के मंदिरों का भी जिक्र किया है, जहाँ पे ब्रह्मांड के आकार को लेके, ब्रह्मांड के वास्तविक आकार को लेके कुछ पत्थर से बनी हुई आकृतियाँ हमें मिली थी। ये भी जो है उन्होंने हमें नहीं बताया, ये भी बात आपको उन्होंने नहीं बताई। और इसी के आगे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी योग वशिष्ठ के आधार पर ही मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ब्रह्मांड का। और योग वशिष्ठ जो है वो हमारा ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, श्री वशिष्ठ ऋषि का ग्रंथ है। तो ये भी उन्होंने आपको नहीं बताया। इसके अलावा से मैंने यहाँ पे कुरान का भी जिक्र किया है। कुरान का जिक्र करना और बाइबल का जिक्र करने से ये मतलब नहीं हुआ कि हम मुसलमान हो गए या क्रिश्चियन हो गए। रेफरेंस देने के लिए जिन जिन पुस्तकों के अंदर चपटो गोला या चपटी पृथ्वी को मेंशन करा गया है, उन सभी का जिक्र इस पुस्तक के अंदर किया गया है, ताकि इस पुस्तक को संपूर्ण रूप से इस विषय पर पूर्ण बनाया जा सके। एक मेरे पास पुस्तक भी दी है, चाणक्य तिवारी, पुस्तक का नाम है चपटो गोला। बहुत सारे अच्छे चित्र दिए हैं, बहुत अच्छी पुस्तक की डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा कागज है, लेकिन दासता का चिन्ह पूरा उनके दास बने हैं, उनके लिंक दिए उन्होंने। ऐसा क्या उन्होंने, तुमने क्या? भारत के लोगों ने अपना दुर्भाग्य समझ रखा है कि वो कहेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, उनके बिना हम चल भी नहीं सकते, उनके बिना हम बोल नहीं सकते, उनकी आंखों के बिना हम देख नहीं सकते। अगला आरोप जो आचार्य अग्निव्रत जी ने हमारे ऊपर लगाया है वो ये है कि भाई इन्होंने सब जो लिंक्स हैं वो सब उन्हीं के दे दिए हैं, और उन्होंने जो भी काम किया है वो ही बस एज इट इज़ उठा के इन्होंने छाप दिया है। अपनी कोई सोच इसमें नहीं दिखाई या अपना कोई रिसर्च वर्क इन्होंने इसमें प्रकाशित नहीं किया है। जबकि आप सभी की जानकारी के लिए और आचार्य अग्निव्रत जी की जानकारी के लिए, दोनों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर उन लिंक्स को खोलकर आपने देखा होता तो यह कथन आपको असत्य है ये पता लग जाता। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसमें कुल 44 चैप्टर्स हैं, और उन सभी चैप्टर्स के अंदर मैंने एक लिंक या 2 लिंक लगभग डाले हैं। यानी कि इस पुस्तक के अंदर करीब 50 से 60 लिंक्स होंगे, यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होंगे, जिसमें से कि करीब आप मान के चलिए कि 90% जो लिंक हैं वो मेरे ही यूट्यूब चैनल के लिंक हैं। यानी कि जो चपटो गोला प्लेलिस्ट है मेरी, जिसके अंदर मैं चपटी पृथ्वी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, उस प्लेलिस्ट के ही अलग अलग वीडियोस के लिंक्स मैंने इस पुस्तक के अंदर रेफरेंस के तौर पे डाले हैं कि भाई जो टॉपिक के बारे में मैंने लिखा है उसको आपको और विस्तार से समझना हो तो उसके संबंधित वीडियो जो है उसका लिंक मैं डाल देता हूँ नीचे। तो इस प्रकार से मैंने 90% जो लिंक हैं वो अपने ही चपटो गोला प्लेलिस्ट के ही डाले हैं। लेकिन क्योंकि आचार्य जी ने उन लिंक्स पर क्लिक नहीं किया तो उन्हें लगा होगा कि भाई मैंने अलग अलग अन्य लोगों के लिंक्स को प्रकाशित कर दिया है। बाकी जो बचे हुए 10% यूट्यूब वीडियो के लिंक्स हैं
वो मैंने इस प्रकार के डाले हैं जो एक्सपेरिमेंट मैं स्वयं नहीं कर सकता, कि भाई जिसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ती है या बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता पड़ती है। तो उस प्रकार के जो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस के लिंक मैंने डाले हैं जो हम एक व्यक्तिगत तौर पे अचीव नहीं कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारा रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आचार्य जी का जो कथन है ये भी झूठ सिद्ध होता है, और इसके तौर पे इसके लिए मैंने साफ साफ इस पुस्तक में लिखा भी है। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, लेकिन फिर भी आचार्य जी ने इस पुस्तक को पता नहीं ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हाँ, इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है, इसके अंदर देखो मैंने इसमें लिखा है, साथ ही अन्य सैकड़ों घंटे तक सुना, पर लेखक ने मुख्य रूप से स्वयं के अंतःकरण और अनुभवों में आए सत्य को ही प्रकाशित किया है, और इस पुस्तक को पूर्ण बनाने के लिए कुछ जगह इन दोनों विदेशी ज्ञाताओं के तर्कों को, सिर्फ उन्हीं तर्कों से जिनसे लेखक सहमति रखते हैं, उनको भी सम्मिलित किया है, ताकि इस पुस्तक में कोई छूटे ना, कोई पॉइंट छूटे ना। इस कारण से मैंने विदेशी ज्ञाताओं के मतों को भी इसमें संलग्नित किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने बल दिया है वो स्वयं के ही अंतःकरण में प्रकाशित और अनुभवों में आए तर्कों व सत्यों को ही प्रकाशित किया है। उस पर ही मैंने विस्तार से इस पुस्तक के अंदर बताया है। तो जो पृथ्वी को गोल मानते हैं आधुनिक विज्ञानी, और सही भी गोल ही है, और जो चपटी मानते हैं, वे दोनों भाई की तरह लड़ते हमें दिखाई देते हैं, जैसे वो भाई दुकानदार थे, और दोनों अंदर से क्या सोच रहे हैं। चाहे चपटो गोला का प्रचार करो, चाहे आधुनिक फिजिक्स का प्रचार करो, दोनों ही भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ें काट रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, आचार्य अग्निव्रत जी ने पुनः अपना वही आरोप दोबारा से रिफ्रेम करके बोला कि ये दोनों ही लोग भारतीयता की जड़ों को काट रहे हैं, भारतीय विज्ञान की जड़ों को काट रहे हैं, जबकि इस पूरी पुस्तक के अंदर मैंने सत्य को प्रकाशित करने का प्रयास किया है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। अगर विदेशी लोग उस सत्य को पहचानते हैं तो क्या वो सत्य सत्य नहीं हुआ, या अगर वो भारतीय लोग उसको पहचानते हैं तो क्या वो सत्य सत्य नहीं हुआ। सत्य किसी भी देश की बाउंड्री में नहीं बनता है, सत्य सत्य होता है, चाहे वो भारतीय खोजे, चाहे वो अमेरिका का आदमी खोजे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का आदमी खोजे। सत्य किसी के भी मुख से और किसी के भी कार्य से उत्पन्न हो सकता है। सत्य की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई परिधि नहीं होती कि वो सिर्फ भारतीय के मुंह से ही निकलेगा। तो इस पूरी पुस्तक के अंदर मैंने इस परिधि का ध्यान नहीं लिखा कि भाई जो भारतीय लोगों ने बोला है वैसा ही बोलूँ, ऐसा कोई भी बाउंडेशन मैंने नहीं लगाया है। मैंने सिर्फ फोकस किया है सत्य के ऊपर। और इस पुस्तक के अंदर जो लाइन है या पढ़ सकते हैं, सत्य के सभी साधकों को समर्पित। तो पुनः वो बोल रहे हैं कि भाई विदेशी लोगों को कॉपी करके बनाया है और भारतीयता की जड़ों को काटने के लिए, जबकि मैं ऑलरेडी आपको कई बार दिखा चुका हूँ कि इसमें भारतीयता की कोई भी जड़ मैंने नहीं काटी है, बल्कि मेरा तो पूरा प्रयास ही ये रहा है इस पुस्तक के दौरान कि भाई लोग जो है वैदिकता से जुड़ें, वैदिक सिद्धांत को ढंग से समझें। यही मेरी इस पुस्तक को लिखने का मुख्य मकसद भी रहा है। ये चपटो गोला एक मूलभूत सीढ़ी के रूप में उभर के आए, जिस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आप वैदिक सिद्धांत की छत पर पहुंच सकें। पर मध्यकालीन युग में भी ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो उस समय संपूर्ण विश्व में नहीं थे। आर्यभट्ट आदि की बराबरी के उस समय वैज्ञानिक विश्व में नहीं थे। इससे भी भारत का कुछ गौरव तो होता ही है। विज्ञान भारती करे, संघ करे और कोई करे, ये गौरव तो होता ही है कि हाँ, हम आपसे उस समय बहुत आगे थे। वैदिक काल तो इनको भी पता नहीं। तब इसको काटने के लिए चपटो गोला की एक नई कल्पना की गई हो कि आप इसको भी काट, कि तुम्हारा आर्यभट्ट कहता पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल तो है ही नहीं। बाइबल कहते चपटी। तो जो उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं वो तो नासा आदि और विदेशी जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, उससे आकृष्ट हो ही रहे, और जो अपने शास्त्रों को पकड़े हैं उनको इससे काटो, क्योंकि शास्त्रों पर अनुसंधान करने वाला ऐसा तो कोई है नहीं जो नासा आदि से आगे की बात कर लेता हो, जो आइंस्टीन, न्यूटन
मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग, फाइनमैन, इससे आगे की बात कर लेता, ऐसा तो कोई है नहीं। तो इनको मध्यकालीन बात करने वाले तो इनको ऐसे काटो, चप्पे बोला वालों को लाया गया हो कि तुम ऐसे करो। इसके लिए नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे कटेंगे, कुछ ऐसे कटेंगे। वेद पर तो विश्वास नहीं रहा, आर्यभट्ट बरा मेरी इस पर भी विश्वास उठ जाएगा, तब भारत को गुलाम बनाने में और अधिक सुविधा होगी। तो जैसा कि आपने अभी सुना, आचार्य अग्निव्रत जी बोल रहे हैं कि भाई मध्यकालीन जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट जैसे, उन पे भी हमारा विश्वास हट जाए, क्योंकि वेदों से तो पहले से ही हमारा विश्वास नहीं है, और मध्यकालीन वैज्ञानिकों से भी हमारा विश्वास उठ जाए। इसके लिए चपटोगोला का जो है आविष्कार किया गया। चपटोगोला भ्रांति फैलाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो यह है कि मैं खुद सबसे बड़ा जो प्रचारक हूँ, मैं वैदिक सिद्धांतों का प्रचारक मैं स्वयं हूँ। मेरे लिए मध्यकालीन, अंतरकालीन इस प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक को श्रेष्ठ नहीं मानता। मैं सिर्फ वैदिक सिद्धांत को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और मैंने वैदिक की अपनी परिभाषा भी बता दी है कि जो सनातन है, वैदिक अर्थात जो सनातन है, जो सृष्टि के आरंभ से जो विज्ञान रहा है और सृष्टि के अंत तक जो रहेगा, जिसे मिटाना संभव है ही नहीं, उसे मैं वैदिक बोलता हूँ। और आचार्य अग्निव्रत जी जो मानते हैं कि वेदों के अंदर इस प्रकार से दिया गया है कि भाई पृथ्वी गोल है, तो वो उनकी अपनी एक कल्पना है। जैसे कोई संस्कृत का श्लोक है, उस श्लोक की आप अपने अनुसार कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं। अब उसमें गौ शब्द का मेंशन किया गया है श्लोक के अंदर, तो उस गौ शब्द को आपने पृथ्वी से संबोधित कर दिया, जबकि उस गौ शब्द का मतलब जो परिभाषा है, जो मतलब है, वो हर व्यक्ति अपने अनुसार निकाल सकता है। ठीक है, तो इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। उसकी जो सही परिभाषा है उन वैदिक मंत्रों की, वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ही बता सकता है जो वेदों का सर्वज्ञ ज्ञाता हो या सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो। और इस समय, वर्तमान समय में गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य जी, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ही मेरे अनुसार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वैदिक ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं पूरे विश्व भर में। इसीलिए वो शंकराचार्य की पदवी पर विराजमान भी हैं। और उन्होंने स्वयं ही कल वीडियो डाला था कि भाई पृथ्वी को अचला क्यों बोला जाता है। अचला मतलब जो कहीं भी चलती नहीं, जो स्थिर रहती है। तो इस वीडियो के अंदर भी उन्होंने बोला है कि भाई पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर है। अब इस टॉपिक को मैं डिटेल में खींचूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि भाई शंकराचार्य पृथ्वी को लेके क्या मानते हैं और उस पर मेरी क्या राय है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो शंकराचार्य हैं वो भी पृथ्वी को अपेक्षाकृत स्थिर ही मानते हैं कि वे ये सोच रहे हैं कि वेद के विषय में ऐसा कोई नहीं जो आधुनिक विज्ञान को चैलेंज करने वाला हो, और ऐसा कोई है, मैं कर रहा हूं चैलेंज, किया है, तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा न कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन। इससे लगता है कि ये भी उनसे मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, कि ऐसी बात कोई कहने वाला ना आ जाए कि आधुनिक साइंस से आगे निकल जाए। हमारी वीडियो पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन चपटोगोला पर नहीं लगेगा। इनका कहना है कि भाई मुझे कोई भी आगे नहीं निकलने दे रहा, ना सरकार ना कोई राजनीतिक दल, और हर कोई इन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, और चपटोगोला को कोई भी रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल सरासर झूठ है। खासकर यूट्यूब को लेके अगर मैं बात करूँ तो मैं किसी राजनीतिक दल की बात तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर यूट्यूब को लेके बात करूँ तो आप देख सकते हैं इनकी किसी भी वीडियो को आप जब खोल के देखेंगे तो किसी भी वीडियो के नीचे आपको बॉक्स नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप चपटोगोला या फ्लैट अर्थ वाली वीडियो खोलते हैं तो आपको एक नीचे बॉक्स नज़र आता है, देखा लिखा हुआ। लोग जाया करते, कोई सामान खरीदते, ये देखिए, जैसे पूछा गुड़ क्या भाव है। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ फ्लैट अर्थ कॉन्टेक्स्ट जो लिख रहा है, ये सिर्फ जब आप फ्लैट अर्थ के ऊपर वीडियो बनाते हैं तभी ये लिखा हुआ आता है। और यूट्यूब खुद उस बात को एक्सेप्ट करता है कि भाई
हाँ, चपटी पृथ्वी के ऊपर जो भी कंटेंट बनाता है उसको हम प्रमोट नहीं करते हैं, दबाते हैं। यूट्यूब इसको खुद एक्सेप्ट करता है इस बात को, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल के ऊपर, जो कि प्रवीण मोहन जी ने इस चीज़ से संबंधित प्रवीण मोहन जी ने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे यूट्यूब जो है चपटी पृथ्वी वालों को दबोचता है। ये देखिए, जब आप चपटोगोला प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप इस वीडियो को देखना। ये देखिए, इस वीडियो को जब आप देखेंगे यूट्यूब कैसे सपाट पृथ्वी वालों को दबोच रहा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा स्क्रीनशॉट यूट्यूब का एल्गोरिदम किस प्रकार से ऐसा डिज़ाइन है, और यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग के जो है स्क्रीनशॉट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ भाई यूट्यूब इस बात को खुद एक्सेप्ट करता है कि वो फ्लैट अर्थ वालों के वीडियोस को आगे आने नहीं देता है। और इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कभी फ्लैट अर्थ सर्च करोगे आपको मेरी या किसी भी ऐसे व्यक्ति की वीडियो नज़र नहीं आएगी जो कि वास्तविकता में शुद्ध रूप से फ्लैट अर्थ का प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ ऐसी ही वीडियोस आपको नज़र आएंगी जिसमें फ्लैट अर्थ कमज़ोर नज़र आता है और ग्लोब अर्थ का जो पल्ला है वो भारी नज़र आता है। तो उसी प्रकार की आपको वीडियोस नज़र आएंगी जिसमें फ्लैट अर्थ आपको हारता हुआ नज़र आएगा, ताकि इसको कमज़ोर पक्ष के रूप में सिद्ध किया जा सके और एक जो है झूठ के रूप में स्थापित किया जा सके। तो ये बात उल्टा फ्लैट अर्थ के रूप में सच है, ना कि इनके किसी भी वीडियो को यूट्यूब रोकने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि इनकी सभी वीडियोस में आप पृथ्वी को ग्लोब ही मानते हैं, गेंद ही मानते हैं, गोल ही मानते हैं। तो यूट्यूब इन्हें बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं करता कि भाई ये तो हमारा और फ़ायदा ही कर रहे हैं, हमारा जो प्रचार हम कर रहे हैं उसमें सहयोग ही कर रहे हैं एक प्रकार से। तो यूट्यूब इनके वीडियोज़ को रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है इस कारण से। हमारी संस्कृति, हमारा जन्म विजन, हमारा आस्थाओं को, विश्वासों को, सत्य विश्वासों को नष्ट करने वाले ये लोग। अगला आरोप इन्होंने लगाया है कि भाई हमारे आस्था को, हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारे जो है परंपरा को नष्ट करने वाले ये लोग हैं। तो ये भी एक सफ़ेद झूठ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, इसमें मेरी जो पुस्तक है ये चपटोगोला, इसके अंदर ये जो टॉपिक है आखिर चपटोगोलों का सच हमसे क्यों छुपाया जाता है, इस पे जब आप जाएंगे तो एक पॉइंट साफ साफ मैंने लिखा हुआ है। ये 5वां पॉइंट आप सुनिए, इस संसार के श्रेष्ठा रचयिता को आपसे छुपाने के लिए। तो मैं तो और बल्कि लोगों के अंदर ईश्वर की आस्था का निर्माण कर रहा हूँ, ना कि लोगों से उनकी आस्था छीन रहा हूँ। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। कैसे मैंने जो है इसके अंदर बताया है कि ग्लोब मॉडल के हिसाब से ये कैसे प्रयास करते हैं कि इस क्रिएटर को, सृष्टा को आपसे छुपाएं, इसका कैसे ये लोग प्रयास करते हैं। तो यही मैंने इसमें उद्भाषित किया है और इस माध्यम से मैं सृष्टा को जो है पुनः स्थापित करने का प्रयास ही कर रहा हूँ। लेकिन ये बात आचार्य जी आपको नहीं बताएंगे और वो मुझे आस्था के विरोधी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल असत्य है। मैं बिल्कुल भी आस्था के विरोध में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य ये दोनों भी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों घूमती है। लेकिन चपटोगोला वाले क्या लिखता है कि सूरज तो ये इतना ऊंचा है जितना बादल है। फोटो दिया, इस फोटो को देखने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं है। जो हल्का बादल होगा वो उसको सूर्य ढकेगा ही नहीं, वो तो सूर्य वैसे ही चमकेगा। तो वो सोच रहा है पीछे भी बादल, आगे भी बादल। जब बादलों में सूर्य है तो कहीं किसी पहाड़ से भी टकरा सकता है, पर बुद्धि कौन लगाए। तो इस पॉइंट के अंदर आचार्य जी इस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, 14 नंबर का जो टॉपिक है कि क्या सूर्य वास्तव में पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। और इसके अंदर मैंने जो फोटोग्राफ्स पेश करी हैं कि भाई
सूर्य के पीछे भी बादल आपको नज़र आ रहे हैं और सूर्य के आगे भी बादल आपको नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है कि सूर्य बादलों के बीच में घिरा हुआ है। सूर्य बादलों के बीच में ही घिरा हुआ है, उसके पीछे भी बादल हैं और आगे भी बादल हैं। और फिर आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई सूर्य के प्रकाश से जो आगे बादल हैं, हल्के बादल, वो तो नज़र ही नहीं आएंगे। ये मतलब बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण एक बात हो गई, क्योंकि आपने हमेशा, ये तो मतलब आप ज़मीन पे खड़े खड़े भी देख सकते हैं किस प्रकार से जब सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो वो उसकी रोशनी को अवरुद्ध कर देते हैं और किस प्रकार से ज़मीन पर छाया हो जाती है। जब धूप होती है तो सूर्य के आगे जब बादल आ जाते हैं तो नीचे छाया हो जाती है। ये तो मतलब कॉमन सेंस है, छोटा सा एक नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चे को भी ये ज्ञात होना चाहिए। और आचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई बादल जो है सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध ही नहीं कर पाएगा। ये तो मतलब मूर्खतापूर्ण तर्क हुआ बिल्कुल। वो अवरुद्ध कर देता है सूर्य की रोशनी को, इसीलिए तो पृथ्वी पर छाया हो जाती है। और ये तो मैं फ़ोटोग्राफ आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ, ये कोई CGI नहीं है, कंप्यूटर में मैंने कोई इमेज जनरेट करके इमेज नहीं बनाई है। ये नॉर्मल आपके DSLR कैमरा से लिए गए फ़ोटो हैं, जो आप भी जो है इस प्रकार के फ़ोटोज़ आसानी से ले सकते हैं सूर्यास्त के समय, या इस प्रकार से आप कभी भी इस प्रकार के फ़ोटोज़ ले सकते हैं। दूसरी बात जो आचार्य जी ने बोली वो ये थी कि भाई अगर सूर्य उतना ही दूर है जितना बादल हैं तो वो पहाड़ से क्यों नहीं टकराता। तो इस संबंध में आपको ये समझना पड़ेगा कि बादल जो हैं, बादल ऐसा नहीं है कि खाली पहाड़ की जितनी ऊंचाई है और पहाड़ के आसपास ही बादल हैं। पहाड़ों से बहुत नीचे भी बादल हैं, जहाँ पहाड़ हैं जिस ऊंचाई पे, वहाँ पर भी बादल हैं, और पहाड़ से काफ़ी ऊपर तक बादल जाते हैं। आपके तर्क के हिसाब से तो जो एरोप्लेन होता है वो भी बादलों में उड़ता है, और वो भी बादलों में उड़ता है तो वो भी पहाड़ से टकरा जाना चाहिए था। फिर तो वो क्यों नहीं पहाड़ से टकराता? क्योंकि एरोप्लेन जो है पहाड़ से ऊंचा उड़ता है, इस कारण से वो पहाड़ से नहीं टकराता है। सिमिलरली जो सूर्य है ये पहाड़ों से काफ़ी ऊंचा होता है, इस कारण से पहाड़ों से नहीं टकराता। ये विदेशियों के लिए बहुत शुभ है कि कोई संगठन, कोई व्यक्ति जो आधुनिक विज्ञान को चैलेंज करने की सोच भी सकता है, उसको तो आगे बिल्कुल नहीं आने देना है। और जो उनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार है, उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, चाहे चप्पो गोला वाले हों चाहे दूसरे हों, उन दोनों को खुली छूट है। इसके अंदर आचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई जो उनकी विदेशों की गुलामी करने के लिए तैयार है, जो आधुनिक विज्ञान की गुलामी करने के लिए तैयार है, उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, उनको खुली छूट है। और चप्टू गोला वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब मैंने आचार्य जी को पुस्तक भेज दी, अगर वो खाली इसका इंडेक्स भी पढ़ लेते ना, पुस्तक की विषय सूची भी पढ़ लेते, तब भी वो ये बात नहीं बोलते। क्योंकि इस विषय सूची के अंदर भी मैंने साफ साफ यहाँ पे जो है पूरी पुस्तक के अंदर तो भैया मैंने आधुनिक विज्ञान का खंडन किया है। इस पूरी पुस्तक के अंदर आप पढ़िए, इसमें मैंने पूरी पुस्तक के अंदर ही आधुनिक विज्ञान का खंडन किया है। और आचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई आधुनिक विज्ञान के पीछे जो चल रहे हैं उनको खुली छूट है। इसमें मैंने इसरो तक का खंडन किया, इसरो को भी मैंने RTI भेजा था, और जो उत्तर उन्होंने भेजे थे उन उत्तरों के फिर मैंने खंडन भी किया। पूरी पुस्तक में मैंने आधुनिक विज्ञान का खंडन किया है। उस प्रकार के ऐसे शब्द आप सुनने को मिल रहे हैं कि भाई हम आधुनिक विज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहे। अरे भाई पूरी पुस्तक में ही चैलेंज करा है मैंने, जितना चैलेंज आपने नहीं किया उससे भी अधिक चैलेंज किया है मैंने। क्योंकि कम से कम आप इतना तो स्वीकार करते ही हैं आधुनिक विज्ञान की बात। जैसे आधुनिक विज्ञान भी गोल मानता है पृथ्वी को, आप भी गोल मानते हैं, आप भी स्पेस की परिकल्पना को सत्य मानते हैं, आप भी मानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ स्पेस है और सूर्य केंद्र में है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। तो आप तो बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं, एक हद तक आप उसके पक्ष, आप उसके सहयोगी हैं, साथी हैं। एक हद के बाद ही आप जो है स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह जो इस प्रकार की थ्योरीज हैं उनको आप नहीं मानते, उसके एवज में आप अपनी थ्योरी पेश करते हैं। लेकिन वहाँ तक तो शुरू में तो आप दोनों साथ ही चलते हैं, गले में हाथ डाल के एक दूसरे के। सिर्फ एक सीमा तक जाने के बाद ही आप में विरोध उत्पन्न होता है। लेकिन
मेरा विरोध तो आधुनिक विज्ञान के साथ शुरुआत से ही चालू हो जाता है, बिल्कुल पहला कदम रखते समय ही चालू हो जाता है। तो मैं तो आपसे भी बहुत बड़ा ज़्यादा विरोधी हूँ आधुनिक विज्ञान का और उसकी जो फर्जी थ्योरीज टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती हैं उनका। तो मतलब इतने तो आप भी नहीं हो, लेकिन मैं तो पहले चरण पर ही विरोध प्रदर्शित कर देता हूँ और उनका खंडन करना प्रारंभ कर देता हूँ और उनकी फर्जी सिद्धांतों को जो है लोगों के सामने लाने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। एक वीडियो किसी विदेशी का आता है, एक एक्सपेरिमेंट किसी विदेशी का आता है, एक ऑब्जर्वेशन किसी विदेशी का आता है, और आपका वायरस हमारे मस्तिष्क को निगल लेता है, वेद पर श्रद्धा को समाप्त कर देता है। मैं उनके हर तर्क का उत्तर दे सकता हूं, पर हर को तर्क का उत्तर देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। जिनमें अपनी बुद्धि नहीं हो, जो पश्चिम की बुद्धि से ही सोचते हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो, उनसे बहुत बात करने की इच्छा नहीं होती है। आपके अंदर कहीं भी विश्वास है कि भारतीय महान ऋषियों की संतान, आपके अंदर जरा भी विश्वास है कि आपके पूर्वज महान थे, तो अपनी बुद्धि से निर्णय करना सीखो, और नहीं तो भारत को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। और आचार्य जी बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैं जो है विदेशी लोगों को फॉलो कर करके और उनके पिछलग्गू बन बन के इसका प्रचार कर रहा हूँ चपटोगोला का, जो कि सफेद झूठ है। भाई एक बात आप बताओ, कोई सिद्धांत है, किसी भी जो है सिद्धांत पर किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी देश विशेष का कब्जा नहीं हो सकता। अब पानी है, पानी जो है, पानी को स्थिर रहने के लिए एक कंटेनर की आवश्यकता पड़ती है, ये एक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को चाहे अमेरिका का आदमी बोले, चाहे इंग्लैंड का आदमी बोले, चाहे भारत का आदमी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अमेरिका के आदमी ने पहले बोल दिया और भारत के आदमी ने बाद में बोल दिया तो वो सिद्धांत झूठा हो गया क्या? क्या उसे हम कॉपी बोलेंगे क्या? भाई ये तो सिद्धांत तो शाश्वत है ना। तो वो शाश्वत जो सिद्धांत है वो उसे कोई भी कॉपी नहीं करता, वो शाश्वत सिद्धांत होता है और अलग अलग देश के लोग उन्हें अलग अलग जगहों पर इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली पहचानते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब मैं यहाँ पे कटोरे में पानी भरूंगा तब भी वो मुझे स्थिर ही नजर आएगा, उसके लिए मुझे किसी अमेरिका वाले को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और जो अमेरिका में बैठा है उसको भी जब वो बाल्टी में पानी भरेगा तो स्थिर ही सपाट प्लेन ही नजर आएगा, ठीक है, वाटर लेवल ही नजर आएगा। उसके लिए उसको किसी अन्य व्यक्ति से सिद्धांत समझने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो है आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आप अपनी विवेक का इस्तेमाल करें और जो भी सच हो उसको उस तक पहुँचने का प्रयास करें, और ये वीडियो आप शेयर करके आचार्य अग्निव्रत जी तक पहुँचाने का भी प्रयास करें, ताकि मैं चाहूँगा कि भाई आप तर्कों की बात करें, तर्कों से तर्कों को काटें। जो भी तथ्य और तर्क मैंने अपनी पुस्तक के अंदर पेश किए हैं उनको आप गलत सिद्ध करें, तब तो कुछ मजा भी आए। कहानियां घुमाने से क्या फायदा? जिस प्रकार से आपने बिग बैंग का खंडन किया उस प्रकार से आप चपटोगोला का खंडन करने का प्रयास करें, तब तो आनंद भी आए और जनता को पता लगे कि भाई सच क्या है और झूठ क्या है। एक मजे की बात यह है कि आचार्य अग्निव्रत जी जो है उनका जो चैनल है उनका नाम क्या है? वैदिक फिजिक्स। तो कभी कभी ये वैदिक वैदिक करते रहते हैं और कभी कभी ये भारतीय भारतीय करते रहते हैं, जबकि वैदिक और भारतीय का आपस में कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक। आपको ये समझना पड़ेगा कि वैदिक जो था, वैदिक काल में पूरी जो पृथ्वी थी वो एक सब पूरी पृथ्वी पर ही वैदिक राज्य चलता था, अलग अलग कंट्रीज नहीं थे। सब जो वैदिक के नियम हैं वैदिक काल को सभी मानते थे, पूरी पृथ्वीवासी। ऐसा नहीं था कि विशेष रूप से भारतीय ही मानता हो या ऑस्ट्रेलिया वाला ही मानता हो या इंग्लैंड वाला ही मानता हो। जितने भी देश थे, जितने भी प्रांत बोला जाता था, उन्हें देशों को प्रांत बोला जाता था, और सभी जो है भारत देश के अंतर्गत ही आते थे। चाहे तो उसे आप भारत बोल लो, चाहे तो उसे आप भारतवर्ष बोल लो या जो भी बोल लो, ऐसा नहीं है कि भारत एक अलग कंट्री है और
बाकी जो लोग हैं, बाकी जो अलग देश थे, वो वैदिक सिद्धांत को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि पूरे भूमंडल पर ही वैदिक सिद्धांत चलता था वैदिक काल में। तो अपने आप को बार बार या तो आप वैदिक मान लीजिए चाहे भारतीय मान लीजिए, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते साथ में, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो वैदिक सिद्धांत जो है वो किसी देश से बंधा हुआ नहीं है, पहले ये आपको समझ लीजिए। वैदिक सिद्धांत सबके लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे भूमंडल में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए है। तो यहाँ पे बार बार भारतीयता या पाकिस्तान या अमेरिका का जिक्र करने से कोई भी लाभ नहीं है, या विदेशी मूर्ख हैं या हम होशियार हैं, ये भी करने से कोई लाभ नहीं है। कौन मूर्ख है कौन होशियार है सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो वैदिक सिद्धांत के कितना नजदीक पहुंचा है। अगर विदेशी में भी जो लोग हैं जो कुछ वैदिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो वो होशियार हैं, और भारतीयों में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते तो वो मूर्ख हैं। तो वैदिक सिद्धांत का भारतीयता से या किसी भी कंट्री के निवासी होने से कोई संबंध नहीं है। वैदिक सिद्धांत पूरे मानव जाति के लिए है। तो मैं आचार्य अग्निव्रत जी से यही एक अपनी आशा रखूंगा कि आचार्य अग्निव्रत जी विदेशियों को और उनके दासों को इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति के और वैदिक सिद्धांतों के ही प्रचारक है, उसमें कोई देश वगैरह कुछ नहीं होता। जो भी मनुष्य उन सिद्धांतों को स्वीकार करेगा उसका भला होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी देश का हो। नमस्कार। के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चप्टू गोला। चप्टू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।